नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मेरे हाथ में वो शपथ पत्र है जो एनसीबी अधिकारी समीर वानखड़े ने कोर्ट में दिया है। क्यों जरूरत पड़ी ये सब बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आर्यन केस में किरण गोसावी का किसी भी वक्त अब सरेंडर हो सकता है। किरण गोसावी ने महाराष्ट्र में अपनी जान को खतरा बताते हुए लखनऊ में सरेंडर करने का फैसला लिया। वो किसी भी समय अब सरेंडर कर सकता है। गोसावी ने सरेंडर करने से पहले आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उसे धमकी भरे फोन आ रहे हैं। कई दिनों से फरारी पर गोसावी ने कहा कि वो खुद को बचाने के लिए छिप रहा था। महाराष्ट्र में मेरी जान को खतरा है, ये दावा है किरण गोसावी का। किरण गोसावी वही शख्स जिसकी तस्वीर वायरल हुई, सेल्फी ले रहा था शाहरुख खान के साथ। विपक्ष से लेकर महाराष्ट्र सरकार सबने सवाल दागे। वो गोसावी उसके बाद सामने नहीं आ रहा था। अब गोसावी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा से किरण गोसावी ने। सबसे पहला सवाल ये, आप हैं कहाँ पे इस समय और क्या आप सरेंडर करने जा रहे हैं पुलिस को? मैं जस्ट 15 से 20 मिनट में लखनऊ पहुंच रहा हूँ, मड़िया पुलिस स्टेशन में। आप सरेंडर कहाँ करने वाले हैं? मैं यहाँ से जो भी नजदीक पुलिस स्टेशन मुझे दिख रहा है वहां पे सरेंडर करूंगा। क्या आप मुझे पुलिस स्टेशन का नाम बता सकते हैं? मैं शायद से यहाँ से मुझे लोकेशन के हिसाब से मड़िया पुलिस स्टेशन लग रहा है जो नजदीक है। तो मे बी चूंकि आपके खिलाफ मामला महाराष्ट्र में है और ये पूरा मामला महाराष्ट्र में चल रहा है, पुलिस के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं सरेंडर करने के लिए? मैं सामने 6 तारीख को ही जा रहा था, लेकिन मुझे वहां से भी काफी थ्रेटनिंग कॉल्स आए जब भी मैं पूना पहुंचा कि हम लोग अंदर भी तुझे रहने नहीं देंगे और काफी कुछ बोला गया है जो मैं पुलिस के सामने ही बोल सकता हूँ। लेकिन अभी आज की मुसीबत ऐसी है कि मुझे सरेंडर करना बहुत जरूरी हो गया है। और ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, मुझे गारंटी नहीं है सर, क्योंकि एनसीबी के इतने बड़े ऑफिसर पे अगर इतने एलिगेशंस लग सकते तो मैं तो कुछ भी नहीं। अगर आपने सुबह कहा था आपको धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं 8 से 10 नंबर, उसका मुझे बता सकते हैं वो कौन लोग हैं जो आपको फोन कर रहे हैं? क्या कुछ नंबर आप जारी कर सकते हैं जिन लोगों ने आपको फोन किए हैं, उनकी पहचान बता सकते हैं आप? मैं पुलिस स्टेशन में देना चाहूंगा। काफी सारे लोग तो मुंबई से ही है, मुंबई से ही कॉल थे, नंबर्स मुंबई के ही है। और पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, पुलिस है, एनसीबी है, कौन लोग हैं? नहीं, एनसीबी भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है, पॉलिटिकल लोग ही है। आपने महाराष्ट्र पुलिस में किसी को संपर्क किया सरेंडर करने के लिए? मैंने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा फोन किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने एलिगेशंस मेरे पे लग चुके थे, तो फोन नहीं उठाया मेरा। देखिए, कानूनी प्रक्रिया ये भी है कि अगर आप लखनऊ पुलिस को भी सरेंडर करते हैं, मामला महाराष्ट्र के ट्री में है, तो पूरी संभव है कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस आपकी रिमांड लेकर के आपको वहीं पर ले जाए। तो अल्टीमेटली जाना आपको आगे की कार्रवाई सुनवाई के लिए महाराष्ट्र ही होगा। सर, लेकिन यहाँ से मैं महाराष्ट्र नहीं पहुंच सकता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरा इतना प्रोपोगंडा कर दिया, इतना फेस रिलीज कर दिया है कि मैं कहीं पे भी खड़ा नहीं रह सकता हूँ। और मैंने इतना बड़ा कुछ गुनाह नहीं किया। आप इतने दिन कहाँ छुपे थे? नहीं, मैं छुपा नहीं था, मैं खुद को हाइड इसलिए कर रहा था कि मेरे पास में जो 6 तारीख को कॉल आई थी 1:30 बजे, जब भी मैं पूना गया था, कि मैं पुलिस स्टेशन में ही जा रहा था, तभी थ्रेटनिंग कॉल ये आया था कि पुलिस स्टेशन में भी जाओगे तो तुम्हारे साथ में जो होना है वो होना ही है। आपके दरअसल आरोप ये लगा कि आप रैकेट चला रहे थे। आपने शाहरुख खान के जो मैनेजर हैं उनसे पैसे लिए, जो कि प्रभाकर ने करके कहा था। क्या आप पैसे लिए या पैसे? ये सब गलत बातें हैं और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अगर ऐसा कुछ उसने बोला भी रहेगा तो वो प्रूफ कर दिखाए जो कुछ भी है। गोसावी की चर्चा शुरू हुई थी जो इसने आर्यन खान के साथ अपनी सेल्फी खिंचवाई थी, वहीं से पूरी कहानी की परतें खुलने लगी। लेकिन अब वक्त आ गया है आपको ये बताने का कि आखिर ये शपथ पत्र जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है, ये समीर वानखड़े ने कोर्ट में क्यों दी, क्यों ऐसी नौबत आई, देखिए इस रिपोर्ट में। समीर वानखड़े आईआरएस ऑफिसर हैं, मौजूदा तैनाती जोनल डायरेक्टर एनसीबी मुंबई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद अचानक राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गए।
वैसे तो तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं, लेकिन वानखेड़े की वर्किंग स्टाइल को लेकर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगे हैं। नए इल्जाम आर्यन खान केस में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल द्वारा लगाए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक लगातार आरोपों की बौछार करते आए हैं। आज जिस आरोप की वजह से समीर वानखेड़े को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसका सार यही है कि एनसीबी के नाम पर वानखेड़े वसूली करते हैं। 21 अक्टूबर को समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने उगाही का सनसनीखेज आरोप लगाया। 24 अक्टूबर को आर्यन केस में स्वतंत्र गवाह ने 25 करोड़ के कथित उगाही प्लान से वानखेड़े का नाम जोड़ दिया। 25 अक्टूबर नवाब मलिक का दावा, समीर वानखेड़े दलित नहीं मुस्लिम है। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था, उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। आर्यन केस में 25 करोड़ की वसूली होनी थी। क्या समीर वानखेड़े को 8 करोड़ मिलने थे? क्या वसूली बहाना, वानखेड़े है निशाना? अपने ऊपर लगे आरोपों को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने सिरे से खारिज कर दिया। एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट में शपथ पत्र देकर आरोपों को षड्यंत्र का हिस्सा बताया। आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए जांच को प्रभावित करने की बात की। आज आर्यन खान की गिरफ्तारी और अनन्या पांडे से हो रही पूछताछ के बीच वानखेड़े को लेकर एनसीबी घिरी हुई नजर आ रही है। आखिर समीर वानखेड़े और एनसीबी के हलफनामे में लिखा क्या है? आज अदालत में कटघरे में खड़े होकर क्या भावुक अपील की समीर वानखेड़े ने, ये सब मैं बताऊंगी। आर्यन खान केस में नए विवादों और नए खुलासों ने समीर वानखेड़े को आरोपों के बवंडर में बुरी तरह फंसा दिया है। क्या एनसीबी की इंटरनल इंक्वायरी में वानखेड़े पर लगे आरोपों का सच सामने आएगा? आखिर एनसीबी के हेडक्वार्टर में क्या चल रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। कितनी हकीकत, कितना फसाना, कितना बहाना, कितना निशाना, क्या है विवाद वानखेड़े की पूरी कहानी, ये आज मैं आपको एक एक सच बताऊंगा। तो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, एक एक आपको बता सकते हैं नजरिया जो इस पूरी स्टोरी में है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी बता दें कि कल बेहद अहम दिन है आर्यन खान के लिए, क्योंकि कल हाई कोर्ट में उनकी बेल पर सुनवाई होनी है। सेशंस कोर्ट ने इससे पहले मना कर दिया था बेल देने से। अब हाई कोर्ट से क्या राहत मिलेगी, क्या आर्यन खान घर जा पाएंगे? लेकिन इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि आज समीर वानखेड़े ने सेशंस कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया। क्या है उसमें, क्यों, देखिए। ये तस्वीर किरण गोसावी की है। वही किरण गोसावी जो आर्यन खान के साथ सेल्फी में दिखे थे उस वक्त जब 2 अक्टूबर को आर्यन खान हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि 2 अक्टूबर के बाद से किरण गोसावी अंडरग्राउंड है। कुछ लोग फरार बता रहे हैं। वहीं अब गोसावी के बॉडीगार्ड और आर्यन केस में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल ने सनसनीखेज आरोप लगाकर सबको चौंका दिया है। सवाल यही है कि आखिर किरण गोसावी कहाँ है? आज तक ने किरण गोसावी को तलाशा ताकि सच दुनिया के सामने आ सके। किरण गोसावी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या क्या राज उगले, बहुत गौर से सुनिए। क्या बातचीत हो रही थी गाड़ी में? गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 सीआर, 25 करोड़ रुपया। क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो, क्या बोला उन्होंने? हाँ, बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, 8 वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का हम लोग को रखना है। वानखेड़े साहब मतलब समीर वानखेड़े?
धमकियों की वजह से वो अंडरग्राउंड है। समीर वानखेड़े से रिश्ते और आर्यन खान के साथ सेल्फी पर किरण गोसावी ने सफाई देते हुए कहा, क्या आप केपी गोसावी ही हैं? जी सर, मैं ही हूँ। और आप वही किरण गोसावी हैं जिस दिन आर्यन खान को पकड़ा गया था उस रेड में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ थे? जी जी जी। मेरा पहला सवाल ये है कि आप पर आरोप है कि आप फरार हैं उस दिन की घटना के साथ। आप कहाँ हैं और क्यों फरार हैं? सर, मैं 6 तारीख तक अवेलेबल था मुंबई में और 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मेरे को काफी सारे कॉल्स आए, थ्रेटनिंग कॉल्स आए। इसके बारे में मैंने एनसीबी में भी बताया था, मेरे एडवोकेट को भी बताया था, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे लेवल के कॉल आ गए कि मुझे मेरा फोन बंद करना पड़ा। 6 तारीख तक मेरा फोन चालू था। किसके कॉल आए आपको? सर, मेरे को 8-10 नंबर से कॉल्स आए, उसकी डिटेल्स है मेरे पास में। इट्स टोटली मीन्स मीडिया को लेके या इसका उसका नाम लेके फोन आ रहे थे। उसके बाद में डायरेक्ट हैम्परिंग हो रहा था कि क्यों किया है तुमने ऐसा वैसा ये वो सब। आप समीर वानखेड़े को कब से जानते हैं? सर, मैं नहीं पहचानता उनको टीवी में देखा था। जब भी हमको इंफॉर्मेशन आई थी मनीष भानुशाली को, उन्होंने मुझसे शेयर किया था, तभी हम गए थे वहाँ पे। तो जो वीवी सिंह सर है उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और वानखेड़े सर की मुलाकात बाद में हुई। आर्यन खान के साथ सेल्फी को लेकर किरण गोसावी कुछ और दलील दे रहे हैं, जबकि रेड में उनके साथ मौजूद प्रभाकर सैल कुछ और कह रहे हैं। यहाँ आपको याद रखना है कि आर्यन केस में प्रभाकर सैल स्वतंत्र गवाह है और गोसावी के निजी सुरक्षा कर्मी के तौर पर साथ में मौजूद थे। अब गोसावी ने रेड को लेकर 25 करोड़ वसूली का आरोप लगाया है। पहले भी आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की किसी रेड में टीम का हिस्सा रहे हैं, बतौर विटनेस पंचनामा साइन किया है? नहीं, कोई पंचनामा साइन नहीं किया है। एक पंचनामा मैंने वो शिप पे साइन किया था, 2 पंचनामे थे शायद 300, और बाकी फिर एनसीबी ऑफिस में। जब आपको ले जाया गया था, क्या आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में, उनके कार्यालय में मुंबई में, क्या आपने भी आर्यन खान के साथ बातचीत की थी? आपकी फोटोज आई हैं उनके साथ बाहर? जी, बातचीत तभी नहीं हुई थी। ये आर्यन खान ने मुझे बोला था कि मुझे मेरे एटलीस्ट घर पे तो कोई फोन नहीं उठाएंगे, मेरे मैनेजर को फोन किया जाए, और उन्होंने नंबर दिया था लेकिन वो नंबर लगा नहीं। उसके बाद में फिर वो सैम करके मुझे फोन आया था, उसने बोला कि मेरे पास वो नंबर दो, मैं उनको फोन करता हूँ। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि मुझे भी एनसीबी का कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं, ठीक है, वहाँ पे सारे लोग बैठे थे, उसी में वो भी बैठा था। सो ही जस्ट रिक्वेस्टेड मी टू कॉल टू माय पेरेंट्स और हिज मैनेजर। ओके, तो आपने किसको फोन किया था घर पे? सर, घर वालों का नंबर नहीं दिया था उन्होंने। वो जो पूजा है उनका नंबर दिया था। पूजा से बात हुई थी आपकी? और नहीं, मेरी बात नहीं हुई, उन्होंने फोन वगैरह उठाया नहीं था। आज तक ने प्रभाकर सैल को लेकर किरण गोसावी से सवाल पूछा। उस सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। आप प्रभाकर को जानते हैं? जी, मेरे पास काम करता था वो बंदा पहले। उन्हीं प्रभाकर ने हलफनामा देकर कहा है कि इसमें दरअसल पैसों की बातचीत हो रही थी, छोड़ने के लिए कई लाख रुपयों की बात भी थी और आपने पैसे भी लिए हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रभाकर ये इल्जाम आप पर क्यों लगा रहे हैं? सर, मुझे पता नहीं है, क्योंकि लगभग 10 या 11 तारीख से वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, और उसने मेरे से मतलब इनडायरेक्टली बोला था कि मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं फिर पंचनामे पे जो साइन किया है उसके बारे में मैं कुछ बोल दूंगा। मैं बोला जो बोलना है वो बोलो। किरण गोसावी की भूमिका संदिग्ध है। आरोप है कि वो जांच से बच रहे हैं। उनके खिलाफ पहले से धोखाधड़ी के केस दर्ज है। इन आरोपों पर क्या कहा, सुनिए। तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सर, मुझे ऐसे जगह से फोन आया है कि तुझे जेल में भी मार डालेंगे करके। मैं कौन से हिसाब से सामने हूँ? आप मेरी जगह पे हो और आप बताओ। आप बता सकते हैं किसकी ओर से फोन आया था? आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? सर, मेरे पास में नंबर्स है, मेरे को थ्रेटनिंग कॉल्स, टोटल नंबर्स मुंबई के ही है जो भी आए थे। मुंबई से आपको धमकी भरे फोन आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी। तो अगर इस मामले में पुलिस जांच शुरू होती है या किसी तरह की जांच शुरू होती है, तो क्या आप सामने आएंगे, जांच का हिस्सा बनेंगे? सर, जरूर। एनसीबी की रेड में गोसावी की मौजूदगी कई बड़े सवाल उठा रही है। अब इन सवालों के जवाब तभी सामने आएंगे जब जांच होगी, यानी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज तक ब्यूरो। अभी तो जांच के नतीजे सामने आने बाकी है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह का सियासी संग्राम ये बनता जा रहा है। नवाब मलिक मंत्री
महाराष्ट्र सरकार में। उन्होंने आज एक बर्थ सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर डाला और उस बर्थ सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े के बारे में वो क्या दावे कर रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं, और फिर समीर वानखेड़े की फैमिली किस तरह से आई है सामने जवाब देने के लिए, वो देखिए साहब। आरोप नंबर 1, फर्जी केस के दम पर वसूली। आरोप नंबर 2, बीवी के नाम पर बेनामी संपत्ति। आरोप नंबर 3, फर्जीवाड़े के दम पर सरकारी नौकरी। आरोप नंबर 4, मुस्लिम लड़की से किया था निकाह। एक दो नहीं बल्कि कई आरोप आज समीर वानखेड़े पर लगे हुए हैं। आरोपों को लेकर अब समीर वानखेड़े के खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। ये जांच स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल के आरोपों के बाद शुरू की गई है। आरोप जितने भी लगे हैं उनमें आपको मुंबई में यथोचित जो उचित जवाब थे दिए गए, और ये जो तथ्य सामने आया है इसकी भी हम लोग जांच करने के लिए ओपन है और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। आखिरी सवाल सर, क्या समीर वानखेड़े जी अभी हम कह सकते हैं कि अपने पद पे बने रहेंगे और जांच इसी तरीके से चलती रहेगी आगे? मैं फिर रिपीट करूंगा कि इस स्टेज पे ये कहना प्रीमेच्योर होगा। वील टेक अ कॉल एज द इंक्वायरी प्रोग्रेसेस। वहीं मुंबई में एनसीबी और वानखेड़े ने कोर्ट में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल के खुलासे पर एक हलफनामा दायर किया है। हम आपको शपथ पत्र की डिटेल बताएं, उससे पहले बात वानखेड़े पर नए आरोपों की। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर नया आरोप लगाया है। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। माझं नाव दाऊद पहिल्यापासूनही कधी नव्हतं, आताही नाही आहे। जन्मल्यापासून माझं नाव ज्ञानदेव कचरूजी वानखेडे आहे। शाळेत जाण्यापासून, कॉलेजमध्ये जाण्यापासून, LLBला ऍडमिशन घेण्यापासून, डिपार्टमेंटला जाण्यापासून, रिटायर होण्यापासून माझं नाव ज्ञानदेव वानखेडे आहे। हे कोणीतरी काय मिस्टेकपणा करून काही किंवा काय डुप्लिकेट केला असेल त्याच्याबद्दल मला काही बोलायचं नाही किंवा माहित पण नाही। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज समीर वानखेड़े कोर्ट में गए, जज के सामने अपनी बात रखी और तो और शपथ पत्र में कई चौंकाने वाले तथ्य कोर्ट के सामने रखे। वानखेड़े के हलफनामे में कहा गया है, मुझे व्यक्तिगत रूप से एक ज्ञात राजनीतिक व्यक्ति द्वारा टारगेट किया गया। एकमात्र औचित्य जो मैं समझ सकता हूं ये है कि राजनीतिक सम्मान के एक रिश्तेदार समीर खान को एनडीपीएस मामले में कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया था और बाद में इसे अदालत ने जमानत पर बढ़ा दिया था। उस समय से मुझ पर और मेरे परिवार के सदस्यों पर लगातार व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं। शपथ पत्र में वानखेड़े ने यह भी कहा कि उन्हें षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। मुझे गिरफ्तार करने और मेरी सेवा से हटाने की धमकी दी गई थी। गिरफ्तारी का एक गुप्त खतरा है क्योंकि ये केवल ईमानदार और निष्पक्ष जांच के लिए कुछ निहित स्वार्थों के अनुरूप नहीं है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर उस चीज का सामना करने के लिए तैयार हूं जो कानून में है। इस मामले में अत्यधिक प्रभावशाली लोग शामिल हैं, इसलिए मैं अदालत से निष्पक्ष जांच की पवित्रता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूँ, जिसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। वहीं बर्थ सर्टिफिकेट और 2006 में शबना कुरैशी से शादी पर भी समीर वानखेड़े ने जवाब देते हुए कहा, मैं ये व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे पिता ज्ञानदेव काचरूजी वानखेड़े 30 जून 2007 को राज्य आबकारी विभाग पुणे के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। मेरे पिता एक हिंदू हैं और मेरी मां जाहिदा मुस्लिम थी। मैं सच्ची भारतीय परंपरा में एक समग्र बहुधार्मिक और धर्मनिरपेक्ष परिवार से ताल्लुक रखता हूँ।
मुझे अपनी विरासत पर गर्व है। इसके अलावा मैंने 2006 में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत एक नागरिक विवाह समारोह में डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी की। हम दोनों ने वर्ष 2016 में विशेष विवाह अधिनियम के तहत सिविल कोर्ट के माध्यम से पारस्परिक रूप से तलाक ले लिया। बाद में वर्ष 2017 में मैंने सियामती क्रांति दीनानाथ रेडकर से शादी की। भले ही समीर वानखेड़े अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन आज सेशन कोर्ट से उनको झटका लगा। वानखेड़े ने मुंबई पुलिस द्वारा अपने खिलाफ किसी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। बात भारत पाकिस्तान के क्रिकेट पर मचे बवाल की। भारत पाकिस्तान के मैच में भारत हारा तो पाकिस्तान ने मानो पूरी दुनिया जीत ली। पाकिस्तान सरकार के मंत्री बावले हो गए, किसी ने खेल को धर्म के अखाड़े में खड़ा कर दिया तो किसी ने मजहब वाली सियासत के जरिए हिंदुस्तान में नफरत के बीज बोने की कोशिश की। पाकिस्तान भूल गया सिर्फ एक खेल है। पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। अगर एक मैच किसी का खराब हो जाए उसके बाद क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के है उसको टारगेट करना बहुत शर्मनाक चीज़ है। ऐसे देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम सब उनके साथ हैं, मोहम्मद शमी के साथ हैं, पूरी भारतीय टीम के साथ हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए तो बोर्ड है, लेकिन क्रिकेट पर यहाँ बदतमीजी, बदजुबानी और बदगुमानी बेलगाम है। कौम के नाम पर खौफ के साए में सरहदों को डालने वाले पाकिस्तान के गृह मंत्री ने क्रिकेट के मैदान को भी धर्म का अखाड़ा बना दिया। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस जुर्रत, वलवले, तंतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि क्या बताएं कितनी खुशी। खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। आम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था। अभी वर्ल्ड कप का पहला ही मैच पाकिस्तान ने खेला है, लेकिन भावनाओं के ज्वार भाटे में डूबते उतराते शेख राशिद ने मान लिया है कि पाकिस्तान के लिए यही उनका फाइनल मैच था। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। वैसे तो पाकिस्तान और भारत के बीच मैच हो तो दोनों देशों की रफ्तार थम जाती है। पाकिस्तान में भी पूरी कैबिनेट इमरान खान के साथ बैठकर मैच देख रही थी, मगर मैच के बाद इमरान सरकार के मंत्री बेलगाम हो गए। हालांकि शेख राशिद के बयान पर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने करारी और तीखी टिप्पणी की। सुनिए। देखिए, अब इसके बारे में आप क्या कहोगे? मूर्ख लोग तो पूरी दुनिया में और मूर्ख लोगों का ना कोई देश है ना कोई रिलीजन है। अगर आप एक खेल को इस्लाम के साथ जोड़ेंगे या किसी रिलीजन के साथ जोड़ेंगे तो ये आपकी मानसिकता दर्शाता है। और इससे आप क्या कहेंगे? जितना कम इन लोगों के बारे में बात की जाए, जितना कम इनको इम्पोर्टेंस दी जाए, चाहे वो हमारी मीडिया हो चाहे वहाँ की मीडिया हो, जितनी कम आप इम्पोर्टेंस दोगे उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि ये मूर्ख लोग ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस मिलती है मीडिया में। मगर अकेले शेख राशिद थोड़े ही हैं जिन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान ने दुनिया जीत ली है। उन्हीं इमरान सरकार के एक और मंत्री हैं, नाम है फवाद हुसैन। फवाद हुसैन चौधरी ने पाकिस्तान में बैठकर ये देख लिया कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जीत के बाद पटाखे फोड़े जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। फवाद हुसैन चौधरी ने एक वीडियो ट्वीट किया। फवाद हुसैन की माने तो ये वीडियो कश्मीर का है। इस वीडियो को ट्वीट करके फवाद हुसैन ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान की जीत का जश्न है ये। हालांकि फवाद हुसैन फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड है।
ये कुछ भी कभी भी ट्वीट कर सकते हैं, इसीलिए इन पर ध्यान देना ही समय की बर्बादी है। मगर जिस तरह से पहली ही जीत पर पाकिस्तान से रिएक्शन आया, उसने बता दिया कि पाकिस्तान बड़ा बेसब्रा मुल्क है। उसे अब भी नहीं लगता कि क्रिकेट एक खेल है, इसमें जो आज जीता है वो कल हार भी सकता है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान वाले तो हमेशा से ही आपा खो बैठते हैं, मगर आरोप ये लगे हैं कि भारत में भी पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े गए। आरोप है कि देश के कई हिस्सों में पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी हुई। इन आरोपों के बीच अब सियासत सर उठाए हुए है। दिल्ली से कश्मीर तक सवाल हो रहे हैं कि भारत की हार का जश्न मनाने वाले कौन है ये लोग। भारत पाकिस्तान के बीच मैच सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं होता, ये खेल दो देशों के लोगों की भावनाओं का होता है। इस खेल में जोखिम होते हैं। जोखिम ये कि खेल खत्म होने के साथ ही जीतने वाले नायक हो जाते हैं और हारने वाले बहुत बड़े खलनायक। दो धारी तलवार की तरह होता है भारत पाकिस्तान के बीच का मैच। जाहिर सी बात है कि इसमें खुशी और गम दोनों बेहिसाब ही होते हैं। और ये भी सही है कि पाकिस्तान ने T20 के वर्ल्ड कप में पहले ही मैच में भारत को हरा दिया है। इस हार की तड़प भारत महसूस तो कर रहा है, मगर अब ये तड़प विस्तारित हो गई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जीत पर हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े गए और इस बात पर पहली नाराजगी जताई क्रिकेटर गौतम गंभीर ने। उन्होंने ट्वीट किया, पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाने वाले भारतीय नहीं हो सकते, हम अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। गौतम गंभीर शानदार बैट्समैन रहे हैं, 2 बार विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं, इसीलिए उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े जाएं। इसीलिए गौतम गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सुबह वो बिफरे हुए थे। देखिए, बहुत बेशर्मी है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और अगर पाकिस्तान जीतता है तो कई इलाकों से या कई जगहों से लोग जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। देखिए, अल्टीमेटली जब आप अपने देश में रहते हैं तो आप अपने देश को सपोर्ट करते हैं और ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि पूरे देश में कहीं से भी इस तरीके की अगर घटनाएं हुई हैं तो ये नहीं होनी चाहिए। और आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, अपने देश को सपोर्ट करते हैं। हार जीत चलती रहती है, स्पोर्ट है, इसमें कोई खराबी नहीं है कि हम अगर मैच हारे हों। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद लोगों ने रिएक्शन किया पाकिस्तान की जीत के बाद, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। गौतम गंभीर की तरह ही पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी अपना क्रोध जाहिर किया। उन्हें गुस्सा इस बात पर ज्यादा था कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर बैन क्यों लगा दिया जाता है। दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े गए थे। अच्छा, वो क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे होंगे तो दिवाली पर पटाखों में क्या हर्ज है? पाखंड क्यों? सारा ज्ञान तभी याद आता है। अब देश के 2 धाकड़ पूर्व बल्लेबाजों का गुस्सा दिखा तो सियासी लोगों को तो अपने हक की राजनीति करनी ही थी, लिहाजा मनोज तिवारी भी तथाकथित पाकिस्तान प्रेमियों पर बिफर पड़े। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब घटनाएं बताती हैं कि हमारे देश में ही वेश बदल के कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते हैं, जिनको भारत की जीत या हार पे न खुशी है न गम है, दूसरों की जीत हार पे खुशी और गम दिखता है उनका। मतलब यूं समझिए कि भारत और पाकिस्तान का पहला मैच तो हो गया, मगर इस मैच के बाद पटाखों में सियासत की ऐसी दियासलाई लगाई गई है कि बयानों का शोर गूंज रहा है। ये शोर कब तक गूंजेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। सियासत के साथ नफरत की आवाज को बुलंद करने वालों का एक धड़ा भी सामने आ गया। नफरती लोगों ने धर्म के नाम पर भारतीय क्रिकेटर को निशाना बनाना शुरू किया और जब भारतीय खिलाड़ियों को निशाना बनाया गया तो पूर्व खिलाड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। नफरती लोगों को करारा जवाब दिया गया। भारतीय खिलाड़ियों के मैदान पर उतरने से पहले दावा था जीत का, गुरूर था कभी न हारने का, इरादा था पाकिस्तान को पस्त कर देने का, भरोसा था विजय अभियान की शुरुआत करने का,
मौका था एक बार और पाकिस्तान को कुचल देने का, लेकिन दुबई की पिच पर पासा ऐसा पलटा कि हिंदुस्तान में क्रिकेट के चाहने वालों के सपने टूट गए, गुरूर टूट गए, इरादा टूट गया, भरोसा टूट गया, दिल टूट गया। और जब दिल टूट जाए तो शुरू होता है दिमाग का काम। मुकाबले में हार का विश्लेषण, लेकिन हार के लिए अपने अपने विश्लेषण शुरू हुए। इनमें से एक धड़ा ऐसा उभरा जिसने समुदाय विशेष से नफरत का विश्लेषण किया। तो जिस टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, अरदासें पढ़ी जा रही थी, दुआएं मांगी जा रही थी, एक मैच की हार ने उसी टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी को कुछ लोगों के निशाने पर ला दिया। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी पर ऐसे तंज हुए जो खेल भावना के खिलाफ हैं, जो भारत की संस्कृति के खिलाफ हैं, हिंदू मुस्लिम तहजीब के खिलाफ हैं और बेहद शर्मनाक हैं। शमी को उनके धर्म के नाम पर निशाना बनाया जाने लगा। और जब मैच में हार के लिए पूर्व साथी खिलाड़ी को यूं निशाना बनाया गया तो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का भी गुस्सा फूट पड़ा। जाती नहीं, बहुत शर्मनाक चीज है ये कि जो हिंदुस्तान के लिए खेलता है, जो हिंदुस्तान के लिए अपना खून पसीना बहाता है, जो हिंदुस्तान के लिए मेहनत करता है, जिसने हिंदुस्तान के लिए इतने लंबे समय तक खेलता आया है, कई इतने मैच इंडिविजुअली भी जिताए हैं, अगर एक मैच किसी का खराब हो जाए उसके बाद क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के है उसको टारगेट करना बहुत शर्मनाक चीज़ है। ऐसे इस देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम सब उनके साथ हैं, मोहम्मद शमी के साथ हैं, पूरी भारतीय टीम के साथ हैं और आखिरी दम तक रहेंगे, क्योंकि यही वो भारतीय टीम है जिसने हमारे को इतनी बड़ी बड़ी जीत दिलाई भी है। अगर आप एक मैच हार जाए वो भी अगर किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करें, ये बहुत खराब चीज है। नफरत के सौदागरों का काम ही है नफरत बेचना। शमी को धर्म के नाम पर निशाने पर लिया गया तो कोहली की इस तस्वीर पर लोगों ने बेशुमार लानतें भेजी। सवाल हुआ कि इतनी करारी हार के बाद कोहली बाबर आजम के साथ ऐसे कैसे मुस्कुरा सकते हैं। जब पूरा देश दुखी हो गया हो तो भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ इस तरह कैसे दिख सकता है। गौतम गंभीर ने इसका सटीक जवाब दिया। इसमें कोई खराबी नहीं है। मैच आप अंदर जब जाते हैं तब जीतने के लिए जाते हैं। मैच से पहले क्या होता है, मैच के बाद क्या होता है, अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं, अगर आप किसी के गले मिलते हैं, अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ, मैच के बीच में जब आप 40 ओवर खेल रहे होते हैं तब कोई दोस्ती नहीं है। और साथ ही में मेरा मानना ये है कि आप सोशल मीडिया पे जितनी भी चीज़ें बोली जा रही है, हम एज ए टीम जीतते हैं, हम एज ए टीम ही हारते हैं, हम एज ए नेशन जीतते हैं और हम एज ए नेशन ही हारते भी हैं। तो इसमें अगर एक या दो इंडिविजुअल्स को ब्लेम करना या पॉइंट आउट करना, ये बहुत खराब चीज़ है। नफरती पोस्ट के बहाने सियासत शुरू हुई तो वैसे भी विवाद में कूद पड़े और मजहब वाला राग छेड़ दिया। खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है। तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। मोहम्मद शमी पर शर्मनाक टिप्पणी करने वाले की सोच के बारे में कुछ कहना बेकार ही है, लेकिन ऐसे लोगों को एक तस्वीर दिखानी जरूरी है जो शायद उनकी समझ का आईना बन सके।